देखिए सर, इस लेक्चर में हम एक पेपर हुआ था, यूपीएसएससी ने कराया था। एक्चुअली ये 2020 में हुआ था ये पेपर। ठीक है, रेडियोलॉजी का पेपर था ये। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का पेपर था ना, रेडियो ऑपरेटर का। इसका सिलेबस भी जो था ना, जो मैथ्स और फिजिक्स का ही पेपर था ये, मैथ्स और फिजिक्स का पेपर था। इसका सिलेबस भी वही है जो आपका सिलेबस है। तो मैंने इस पेपर को सॉल्व कराने की कोशिश कर रखी। देखिए, इसमें पहले मैथ्स का पेपर करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स का आ गया है, कोई बात नहीं। व्हेन टू प्रोग्रेसिव, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, इसी पैटर्न पे आपका भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप ये मत समझना कि ये हल्के में मत लेना, इसको पूरा एक एक क्वेश्चन करके करिए इसको। ठीक है, देखिए दो प्रोग्रेसिव वेव हैं, इनके लिए y1 y2 दे रखा है। तो ये तो बढ़िया है, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। तो इसमें फेज डिफरेंस π/2 का है। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये ए का स्क्वायर और a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर होता है ना 9। तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अब आते हैं हम मैथ्स के क्वेश्चन पेपर पे। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये दिया है, इंटीग्रेशन का मान दिया है। तो आप इसको ना इंटीग्रेशन के अंदर एक काम करो, 1/x कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा 1 + log x आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो 1 प्लस ऊपर dx भी रहेगा ना, dx रहेगा। अगर मैं 1 + log x को t ले लेता हूँ तो मैं पाऊँगा 1 मतलब dx/x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, log x का 1 होता है, 1/x होता है, तो dt हो गया। तो मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, dt/t में कन्वर्ट हो गया है। तो dt/t क्या होता है, log t। dt/t क्या होता है, log t। तो log t का मतलब log t की वैल्यू रख दो 1 + log of x, log 1 + log of x। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि डोमेन निकालना है cos हाइपरबोलिक x का। ठीक है सर, आप ध्यान दीजिएगा, cos हाइपरबोलिक x का डोमेन जो होता है सारे रियल नंबर होंगे, क्योंकि ना एक्चुअल में ये देखिए, ये e की पावर x का ग्राफ आप जब बनाते हैं तो ये e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है, और ये 1 पे कट करते हैं दोनों, और ये बनता है e की पावर -x का ग्राफ, ये e की पावर x का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक x का मतलब क्या होता है सर, cos हाइपरबोलिक x का मतलब होता है e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। अब आप देखिए ये वैल्यू e की पावर, ये वैल्यू तो कभी निगेटिव होती नहीं है, ये 0 से बड़ी होती है। वैसे भी देखो इस ग्राफ में आप प्लस करोगे ऊपर ही बनेगा प्लस का ग्राफ भी, तो ये 1 से ऊपर को बनना है। ये जो 1 से इन्फिनिटी लिखा है ना, ये इसकी रेंज है सर, ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड नहीं लगता है, ये इसकी रेंज है। हो सकता है एग्जाम में रेंज पूछ दे, तो रेंज cos हाइपरबोलिक की क्या होती, रेंज पूछा होता तो ऑप्शन इसका बी सही होता, लेकिन डोमेन पूछा है, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। इसी प्रकार अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे sin हाइपरबोलिक x, इसकी डोमेन भी रियल नंबर होती है, इसकी रेंज भी रियल नंबर होती है, इस बात को याद रखना। tan हाइपरबोलिक x की डोमेन जो होती है, tan हाइपरबोलिक x की डोमेन तो रियल नंबर होगी, और रेंज उसकी -1 से 1 ओपन इंटरवल हो जाती है सर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर रेंज पूछी होती तो बी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन डोमेन पूछी है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। जैसे इसमें क्या निकालना है मुझे, इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ता हूँ तो क्या कह रहा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये तो बहुत ही आसान है। तो dy/e की पावर y इज इक्व टू e की पावर x इंटू dx लिख सकता हूँ। कैसे, पहले आप e की पावर x प्लस y को तोड़ोगे ना, कैसे, e की पावर x इंटू e की पावर y, फिर ये e की पावर y को y के नीचे लाओगे तो इतना हो जाएगा। तो ऊपर ले जाऊंगा e की पावर -y, इंटीग्रेट करूंगा e की पावर -y dy, राइट हैंड साइड में e की पावर x प्लस c, इसको यहाँ ले आओ या उसको उस साइड ले जा लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ लगा लो, तो e की पावर x प्लस e की पावर -y बराबर c, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सर। क्या जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, e की पावर x प्लस e की पावर -y बराबर c, यही तो आएगा। ठीक है, सही कर रहा हूँ ना मैं, e की पावर x अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, एक्चुअल में ये होगा ऐसा, इसको c को यहाँ ले आओ तो c से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, c को प्लस माइनस कर दो आप, e की पावर x प्लस e की पावर -y होगा। इसको c1 लिख देता हूँ मैं, c1 बराबर e की पावर x प्लस, सही तो है, यही इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई की पावर, एक बात और याद रखो, हमेशा आपके काम आएगी, आई की पावर 4n+1 r बराबर जो होता है ना, आई की पावर r होता है। क्यों? क्योंकि आई की पावर 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे ना सर, वो 1 देंगे वैल्यू। तो मैं आई की पावर मुझसे पूछा गया -47, तो इसको मैं लिखूंगा 1/i की पावर 47। तो ध्यान दीजिएगा, 47 जब जो भी वैल्यू आए उसको 4 से भाग देना है आपको। 4 से भाग चला जाएगा ये, 4 एकम 4, 11 बार जाएगा ना, 11 चौको 44 होता है 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी सर 1/i की पावर 3 आएगी ना। 1/i की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1/-i। तो इसको रेशनलाइज कर दो, -i/i से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, प्लस i है। हाँ, ऊपर तो i रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा, -1 × -1, दिस इज इक्वल टू i। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, i आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये i की पावर 4n+1 इज इक्वल टू 4n, सॉरी, i की पावर मैं कह रहा हूँ आपसे 4n+r, जहाँ भी देखे i की पावर r लिख देना, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है 4 से भाग करके वही आंसर आएगा। और i डिनोमिनेटर में नहीं होता सर, एक बात और याद रखना, i की वैल्यू जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होता, आपको ऊपर करना ही पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो पहले से भाग करूँगा इसको, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, बचेगा 1/cos²x, यही बचेगा ना, dx के साथ, माइनस फिर cos स्क्वायर से टोटल cos स्क्वायर कटेगा, 1/sin²x बचेगा dx के साथ। तो इंटीग्रेशन का ये तो हो जाएगा sec²x, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का cosec²x, sec²x का 10x, ठीक है। और cosec²x माइनस cot x होता है ना, cosec² का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोसेक होता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब कॉट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, ये ऐसा आंसर कौन सा है, प्लस है। यहाँ पे देखिए कॉट होता है। हाँ, ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता, वैसे ही देखो ये ऐसे ही नहीं हो सकते, यही हो जाएगा। आप अगर देखना भी चाहते हैं, एक भी आता तब भी हो जाएगा। एक्चुअली ये होगा ना, ये होता है 10x का, माइनस ये होता है माइनस कॉट x का इंटीग्रेशन, है ना, इज इक्वल टू प्लस कॉन्स्टेंट c या प्लस कॉन्स्टेंट c, एक ही बात हुई, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया एरिया बाउंडेड रीजन निकालो। एरिया बाउंडेड मतलब किसके बीच में एरिया, ये y बराबर 4x² है ना, y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x, x² तो ऊपर होता है ना, ये बनता है। और क्या कह रहा है अगला, y बराबर 3, y बराबर 3 यहाँ कहीं लाइन होगी, तो मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है। तो एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ये 0,3 से लेके ये वाला पॉइंट जब आप निकालोगे तो ये y बराबर 3 वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रिप जब मैं कंसिडर करूँगा तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ सीधे मैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। ये वाली स्ट्रिप यहाँ से लेके 0 से 3 तक वेरी करेगी, तो 0 से 3 तक x dy इसकी लेंथ जो होगी dy होगी। तो x dy का मतलब x की वैल्यू रख दो, 0 से लेके 3 तक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y²/4 dy। 1/4 को बाहर ले लेता हूँ, y² का इंटीग्रेशन y³/3 होता है, 0 से 3 ले लो तो ये 1/12 हो गया बाहर, इंटू y³ मतलब 27 आ गया -0, ठीक है। तो ये काटो 3 से, 3 चक्को बार, 3 नंबर 27, 9/4 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 9/4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे सर। देखो कैसे हिट एंड ट्रायल, मतलब मेरा कहने का मतलब है NCR क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है। और NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लगाओ सीधे फॉर्मूला यहाँ पे, तो n + 2c8 मैं सीधे लिखता हूँ, हाँ, n + 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू n + 2 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। इंटू क्या, ये पलट जाएगा ना, 4 NPR है, तो n माइनस r का मतलब हो जाएगा n - 6 फैक्टोरियल, n - 6 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन n - 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा, देखो ये और ये कट जाएंगे अपने आप ही, तो ये बचेगा अपॉन कितना
एन फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ, एन माइनस 2 फैक्टोरियल। सर इसको भी तोड़ दो आप, ये बराबर वैल्यू कितनी आ रही है, 57/16 दिया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, n प्लस 2 आएगा पहला, फिर आएगा सर n प्लस 1 आएगा, फिर n आएगा, फिर n माइनस 1 आएगा, फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, तो उससे ये कट जाएगा। और नीचे टर्म कितनी बचेगी, 8 फैक्टोरियल तो 1 है, और यहाँ आपके पास n माइनस 2 कट गया है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 57/16। अब रख दो यहाँ पे वैल्यू। जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू रखोगे, अब सॉल्व नहीं करना है आपको, यहाँ से उठा के रखो, चेक कर लो, n बराबर 19 रखोगे, आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, ये पेपर एग्जाम में आया हुआ पेपर है, ध्यान दीजिएगा, फिर बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है ना, परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 होगा। इसका मतलब i प्लस जे प्लस के डॉट 2i माइनस एक्स जे प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस का है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन को कैसे करोगे सर, क्या पूछ रहा है उसमें, देखो आप, इसमें पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पढ़ रखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले इसको लीनियर बनाओ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसको dy/dx ऐसे रहने देता हूँ, प्लस y/x log ऑफ x, ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 2 log x अपॉन, बताइए, x log ऑफ x होगा ना, इससे ये कट जाएगा। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहा है, हो सकता है इसको सॉल्व करो भी कह दे। तो सॉल्व जब आप करते हैं तो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आंसर होता अगर सॉल्व करने के लिए कहता तो, लेकिन मैं पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो निकाल लूँ, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर रखा ना इसने। इंटीग्रेशन dx अपॉन p कितना है सर, इसमें कंपेयर कराऊंगा इससे, तो p की वैल्यू कितनी है बताओ, p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है, हाँ या ना। तो x log x का मतलब पूरा रख दूंगा मैं, x log ऑफ x। अब इसको सॉल्व करने के लिए log x को आप ले लो t, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो e की पावर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, तो e की पावर कितना आ जाएगा, e की पावर t, डी टी अपॉन टी का कितना होता है, log t। log t मतलब e की पावर log t, क्या मान रखा आपने, log x। e log 1 होता है, तो सॉल्व करा तो log x आ गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सर, log x हो जाएगा। ठीक है, 4 हेड 6 टॉस फेयर कॉस पे इसको करना तो आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, ये क्वेश्चन करा भी रखा है मैंने। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर होगा। तो ए बी माइनस बी ए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ट्रांसपोज कर दो इसका। ट्रांसपोज की डेफिनेशन कहती है कि ए प्लस बी हो चाहे माइनस हो, तो ये अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल खुल जाता है, तो प्लस में तो खुल ही जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, सर ये खुलेगा। अब रिवर्जेबल लॉ लगता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है सर, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और ए सिमेट्रिक दे रखा है, बी भी सिमेट्रिक दे रखा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए बी। तो माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या आएगा देखो, ए बी माइनस बी ए आ रहा है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ गया। तो ये कब होता है, जब मैट्रिक्स क्या हो, इसकी सिमेट्रिक। तो मुझे क्या निकालना था, ए बी माइनस बी ए निकालना था, तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, मैंने बताया होगा आपको कॉम्प्लेक्स जब पढ़ा रहा था, इसको याद रख लो आप। 1 प्लस आई, एग्ज़ाम में 1 सेकंड भी बच गया तो बहुत है। जब ऊपर आपके पास 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होता है, ऊपर प्लस है तो आंसर आई आएगा और यहाँ माइनस आई आएगा, ध्यान रख लो हमेशा। 1 प्लस आई और 1 माइनस आई की बात कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर माइनस है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस आई आएगी।
माइनस आई का मतलब ये क्या कह रहा है, आर्गुमेंट, तो माइनस आई यहाँ कहीं होगा। आर्गुमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना पेट्रोल खर्च होगा इसका, ये मान लो आप। तो π/2 विथ नेगेटिव साइन, दिस इज आर्गुमेंट। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन सेम उसी पे बेस्ड है। देखो अभी आपको बताया मैंने, जब भी आपको ये याद रखना पड़े, देखो जब भी, अच्छा ये क्वेश्चन ध्यान दो सर, कर्ल आर हमेशा जीरो होता है। आर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है सर, तो कर्ल निकालोगे तो डेल क्रॉस आर निकालोगे, तो इसका मतलब क्या करोगे, आई जे के, और यहाँ क्या करोगे, डेल अपॉन, यहाँ क्या आएगा, आर मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ एक्स वाई जेड आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, इसलिए जीरो आता है। अब ये देखो यहाँ पे भी वही है, कहता है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m के बराबर 1 के बराबर है। तो m की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, कह रहा है। अभी पढ़ाया मैंने आपको, जब भी प्लस और माइनस का केस हो तो ऊपर प्लस हो तो इसको i लिख दिया जाए, i की पावर m बराबर 1। और अभी एक ऊपर क्वेश्चन कराया था मैंने i की पावर -47 वाला, तो आपको बताया था i की पावर सबसे छोटी वैल्यू जो 1 देती है वो 4 होती है। तो ये क्या आ जाएगा, सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो ये 1 करेगा इसको, वो 4 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, पैरेलल टू ईच अदर, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो एंगल जीरो है, इसका मतलब एंगल जीरो है, तो ए डॉट बी इज इक्व टू ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, तो ए बी के बराबर ए डॉट बी बराबर ए बी आ जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इसको देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया है, मॉडुलस निकालना है। a प्लस आई बी का जो मॉड होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, तो स्क्वायर रूट ऑफ a मतलब 1, b मतलब -1 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्व टू 1 + 1 √2। तो आंसर क्या आ जाएगा, √2। इस क्वेश्चन को देखो सर, उससे पहले ये बताता हूँ, मैक्लॉरिन सीरीज से एक्सपेंशन करो कह रहा था ना, इसको आप खुद करेंगे। होता क्या है, इसका डेरिवेट आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। मैक्लॉरिन सीरीज कहती है कि f(x) बराबर f(0), कौन सा टर्म निकालो कह रहा है, टर्म ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, थर्ड टर्म कह रहा है, तो 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है ना, f(0) प्लस x f' ऑफ 0 प्लस x² फैक्टोरियल f" ऑफ 0। तो आपसे क्या कह रहा है, एक्सपेंशन में थर्ड टर्म कौन सी है, देखो f(0), ये वाली टर्म निकालनी है आपको। तो इसके लिए देखो मैं बताता हूँ, पहले f(0) निकालोगे तो आप f(0) फंक्शन में रख दो वैल्यू, 1/1 + 1 1/2 आ गई, पहली टर्म तो 1/2 आ गई। सेकेंड टर्म एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे, f' पहले करना पड़ेगा, क्या होगा, 1 + e⁻x का होल स्क्वायर होगा। फिर यहाँ क्या करोगे, 1 + e⁻x आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 + e⁻x, क्योंकि 1 + e⁻x ऐसे ही रहा ना, 1 का तो कर दिया, 1 + e⁻x का e⁻x आया, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का e⁻x अपॉन 1 + e⁻x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये f' आया सर। अब आप 0 पे वैल्यू निकालो इसकी, 0 पे वैल्यू इसकी आएगी -1/4 हो जाएगी, -1/4। एक आई, f(0) कितना आया, 1/2, f'(0) कितना आया, -1/4। इसी प्रकार इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो फिर रखो, फिर वैल्यू निकलेगी, उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखोगे तो थर्ड टर्म आपको इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगी। खुद सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, मैंने सॉल्व किया नहीं है, इसको सॉल्व करोगे आंसर कोई ना कोई आएगा यहाँ से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो सर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये हमेशा इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं। आप छोड़ो ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाओ मत, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, और किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमेशा 1 आती है। थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है ना सर,
वो 1 होता है। अब ये क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन का है, ये इससे पहले एक क्वेश्चन और है, देखो ये वाला क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है सर। पहला टर्म इसका n बराबर कितना है, n बराबर 5 है, तो n बराबर पहला टर्म a बराबर 5 है। इन ऑप्शन में आप n इज इक्व टू 1 रख के देखो, जिससे 5 आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो जैसे देखो 3 + 8 - 1, 8 3 11 - 1 कितना होता है 10/3। ये तो नहीं आ रहा ऑप्शन में, ठीक है, ये तो नहीं आ रहा ना। पहला टर्म 5 था ना, तो 5 किस में रख के मिल रहा है आपको, जिसमें रख के 5 मिलेगा वही आंसर होगा सर, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखो ना, n की वैल्यू 1 रखी तो ये मैंने सही किया ना। 3 की पावर 1 + 8 - 1, तो 8 3 11 - 1 10/2। 5 आ तो रहा है, 3 नहीं 2 है, तो ये ऑप्शन ही सही है यार, ठीक है। 10/2 आ रहा है, इसमें नहीं आएगा। देखो जैसे यहाँ 3 है बाहर से, ये तो वही चीज़ +1 तो बहुत ही बड़ा आ जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 1/3 है, इसमें भी नहीं आएगा। ये आ जाएगा 7 2 9 - 1 3, तो खुद ही आ गया आंसर, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब ये कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन एक्सपेंशन इतना आर इक्वल, तो सर ये क्वेश्चन तो मैंने करा रखा है, डायरेक्ट डिक्टो यही क्वेश्चन करा रखा है, इसको खुद करेंगे आप। ये देखो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। किसी भी फंक्शन की मैंने इससे 2 लेक्चर पहले आपको करा रखा है। इसका डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले। समझो डेरिवेटिव कितना आएगा, 8x² माइनस का 30x और प्लस का 36 आएगा ये, ठीक है। तो उसको फिर 0 के बराबर रखते हैं। इसमें से 4 आएगा ये, 2 से कटा 4x² माइनस का 15x प्लस का 18, ठीक है। तो अब यहाँ से देखोगे आप, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 18 चक्को 72 आएगा ना ये। इसमें कुछ और कट रहा है क्या, और तो कट नहीं रहा है, तो इसको सिद्धाचार्य लगा के सॉल्व करोगे सर। आप सॉल्व करके इसके रूट निकालोगे, 2 रूट आएंगे, 2 रूट 18 और 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। क्या बनेगा इसका, सिद्धाचार्य लगा ले। 15x को 8 4 12, या 15x को ऐसे ही तोड़ दें, बिना फैक्टर के तोड़ दें, स्प्लिट किए बिना। 15x को जिसमें 4 और कॉमन लेके बन जाए, तो खुद करना है इसको आप यार। इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, उस यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएंगी, x की वैल्यू आएंगी, फिर जो डबल डेरिवेटिव आया है वो आएगा आपके पास, ये आया था ना फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो वो आएगा आपका 16x माइनस का 30 आएगा। तो जिस पे 2 पॉइंट आएंगे, जिस पे डबल डेरिवेटिव का मान यहाँ पे मैं रख रहा हूँ निगेटिव आएगा, वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा वो, ठीक है। जैसे देखो तो यही में बिना निकाले देखें, 0 पे कितना आ रहा है, 0 पे निगेटिव आ रहा है, और 3 पे कितना आ रहा है, 16 48 पॉजिटिव आ रहा है, 4 पे कितना आ रहा है, 16 चौको 64 पॉजिटिव आ रहा है, मैक्सिमम कह रहा है ना ये, और 2 पे कितना आ रहा है, 16 दूना 32। हाँ, इसका आंसर 0 वैसे ही दिख गया है, क्योंकि ना 0 पे ही ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, औरों पे तो पॉजिटिव आ जा रहा है ना, मैक्सिमम कह रहा है। तो 0 तो इसका रूट ही नहीं है यार, ये ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन नहीं होगा, 0 तो इसका रूट ही नहीं है। 0 इसको कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, 0 तो रूट ही नहीं है सर, आपको रूट निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, मैक्सिमम एट कह रहा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा है, वैसे मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा इनमें से, तो पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, उसको चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा ये, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस निकालनी 2 पॉइंट के बीच भी, कुछ दिमाग मत लगाओ, सीधे कर दो। देखो 2 पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते थे, 2 - 4, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 - 3 0 प्लस 5 - 1 4 का होल स्क्वायर 16, 16 4 20, √20 का मतलब क्या हुआ, √4 5 20, 2√5। तो 2√5 कहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 2√5 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही थे सर, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स का पेपर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर था, इसी पैटर्न पे आपका पेपर था ये। तो आगे जो पेपर आएगा अभी, वो पेपर भी इसी पैटर्न पे आएगा सर, ध्यान दीजिएगा आप।